देखिए अभी तक हम लोग पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लास्ट क्लास में पढ़े थे। एक छोटा सा रिवीजन जल्दी से हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। क्या बताए थे आप लोगों को? मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है जो इधर की ओर काम कर रहा है, सपोज करो, सॉरी, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है जो इधर की ओर काम कर रहा है। ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर मान लो इधर की ओर काम कर रहा है, ये मान लो वेक्टर बी है। ठीक है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। मान लो वेक्टर ए, इसको अच्छे से समझना, ये वेक्टर ए इधर की ओर काम कर रहा है, वेक्टर बी इधर की ओर काम कर रहा है ना। हमको अप्लाई यूज करना, रिजल्टेंट निकालना है ए और बी का। पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम लॉ ड्रॉ करते हैं यही दोनों की मदद से। तो ये हम लोग का एक पैरेललोग्राम लॉ, एक तो पैरेललोग्राम देखो हम ड्रॉ कर दे रहे हैं बहुत आराम से। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ये सीधा नहीं आ रहा। इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं सीधा लाने का, पर यही होता है इस तरह के पेन से लिखने में। तो चलिए थोड़ा फिर से कोशिश करते हैं। लगभग पैरेललोग्राम बन गया। तो ऐसे में जो डायगोनल होता है, आपको बताए थे कि ये जो टेल टू टेल ज्वाइन करने वाला यहाँ से जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट देता है। ये रिजल्टेंट हो गया हम लोग का, है ना। ये बाय बाय रूल ही है ये, है ना। ये रिजल्टेंट हो गया। ये जो रिजल्टेंट है इसका वेक्टर, रिजल्टेंट को आर से दिखाते हैं। तो ये आर बराबर, वेक्टर में आर बराबर होता है ए प्लस बी। लास्ट क्लास में आप लोग को फॉर्मूला बताए थे जिससे कि आर का मैग्नीट्यूड निकल जाए, आर का मैग्नीट्यूड निकल जाए, या सिंपली आर, आर का मैग्नीट्यूड लिखा आर, ये बराबर आया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जिसमें थीटा आपको बताए थे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, टोटल एंगल। ये जो एंगल ये थीटा था, टोटल एंगल थीटा था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी बताए थे कि वेक्टर जा किधर रहा उसके लिए टेन अल्फा एक फॉर्मूला था, और टेन अल्फा इक्वल टू आया था बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला आया था। टेन अल्फा मतलब बी पता, साइन थीटा पता, तो आप टेन अल्फा निकाल सकते थे। अल्फा का वैल्यू यहां से निकाले थे। ठीक है, ऐसे निकाले थे। याद करने का तरीका देख लो। टेन अल्फा, अल्फा किसके साथ जुड़ा हुआ? ए के साथ। यदि ये ए के साथ जुड़ा हुआ है तो ए यहाँ फॉर्मूला में अकेले आएगा। देखो एक और चीज बताते हैं, अगर नीचे बी होता तो, मान लो ए की जगह बी होता तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आता? इस फॉर्मूले में एक माइनर चेंज आता। इस फॉर्मूले में एक माइनर चेंज आता। आपको एक मिनट। तो अगर सपोज करो सिचुएशन कुछ चेंज कर जाता, सपोज करो ऐसा सिचुएशन होता कि ये फिर से हमारे पास दो वेक्टर होता, है ना, फिर से, लेकिन यहाँ बी होता, यहाँ ए होता, है ना, और रिजल्टेंट तो फिर वही जाता, यही रिजल्टेंट आर होता। लेकिन मान लो यहाँ पर अल्फा होता, सपोज को ऐसा सिचुएशन आता, ये थीटा ही होता। तो ऐसे में दोनों का रिजल्ट में क्या चेंज आता? आर में तो कोई चेंज नहीं आता। देखो आप ए स्क्वायर करके बी, बी स्क्वायर को जोड़ो, चाहे बी स्क्वायर करके ए स्क्वायर, ये तो नंबर ना है सिंपली। ए का मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। मान लो ए का वैल्यू 2 होगा तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करो, या 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे मेन फॉर्मूला कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। आप ये कर सकते हैं, पहले बी स्क्वायर कर दो, फिर ए स्क्वायर कर दो, प्लस 2 बी पहले कर दो, बी ए कॉस थीटा। क्या इन दोनों रिजल्ट में कोई फर्क है? बताइए, कोई फर्क आएगा? नहीं फर्क आएगा, एक ही फॉर्मूला है। लेकिन इसमें फर्क आ जाएगा। टेन अल्फा बराबर, अब देखो अकेले किसके साथ अल्फा एंगल बना रहा? आर, बी के साथ। तो जिसके साथ ये अकेले एंगल बनाता है वो अकेले रहता है इस फॉर्मूले में। तो ऊपर में हो जाएगा ए साइन थीटा, है ना, ए कॉस थीटा, और प्लस क्या होगा? बी से होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। जिसके साथ ही आपको एंगल चाहिए उसको अकेले छोड़ना, ठीक है, वो अकेले रहेगा। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है, जिसके साथ एंगल आप नहीं चाह रहे, वो ए साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा हमेशा ए और बी के बीच का एंगल होता है। ठीक है, या इसी में थोड़ा सा माइनर चेंज कर दो। कोई अगर आपसे पूछे कि ये, मान लो ये अल्फा ना बना के कोई इसको अल्फा बना दे, और आपसे पूछे 10 अल्फा बताए इसी क्वेश्चन में, तो फिर से 10 अल्फा का वही फॉर्मूला होगा। क्या होगा? किसके साथ अल्फा बन रहा है?
बी के साथ, तो फिर से वही बात होगा, बी अकेले बचेगा और ए के साथ एक बार यहाँ कॉस थीटा बचेगा और एक बार यहाँ साइन थीटा बचेगा। तो ये अल्फा किसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है, इसलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप लोग इस चीज का प्रॉपर केयर करेंगे। ठीक है, आप सीधे हम लोग न्यूमेरिकल पर आते हैं, न्यूमेरिकल पर आते ही सारा कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है वो सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना, क्वेश्चन है हमारे पास टू फोर्सेस each of magnitude 10 न्यूटन, दो फोर्स है दोनों का 10 न्यूटन, एक्ट एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो दोनों का रिजल्ट आ रहा है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालिए। बहुत आसान है, देखिए कैसे, इसको बड़ा करने की लाइन खींचना पड़ा हमको, है ना। देखिए कैसे, पहले तो दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर काम कर रहा है, मान लो दो वेक्टर, डायरेक्शन का कोई चर्चा किया नहीं है, ए और बी किधर काम कर रहा है हम कहीं बना सकते हैं, मान लो ए को हम इधर मान लेते हैं, बी को हम इधर मान रहे हैं, चूंकि बोल रहा है एक ही पॉइंट से काम कर रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल दिया है क्या, अच्छा यहाँ पर एक चीज छूट गया, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट, है ना, एट एंगल, एंगल भी दिया हुआ है यहाँ पर, एट एंगल 60 डिग्री, एक ही पॉइंट पर काम कर रहा है लेकिन 60 डिग्री एंगल बना के, ये चीज दिए हुए, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, 60 डिग्री एंगल बना के काम कर रहा है। आपसे बोल रहा है कि जो रिजल्ट आएगा दोनों का उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिखा है, सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि एक ही पॉइंट पे काम कर रहा है पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम यहाँ कंप्लीट करेंगे, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। अब हम जानते हैं रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से जाएगा, तो रिजल्टेंट हमने बना दिया, ये रिजल्टेंट है, ये आर है ना, तो वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, आर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। आपसे पूछा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, पहला टारगेट है हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ आर, पहला निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, sin थीटा कॉस थीटा होता है। तो चलिए ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू जितना है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, आपसे ऐसे पूछे ए का मैग्नीट्यूड बताइए, या ए का वैल्यू ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड या बी का वैल्यू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये 10 न्यूटन जो दिया यही दिया, ये 10 न्यूटन दिया हुआ, दोनों 10-10 दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करो तो 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस कितना हो जाएगा 60 है ना, 60, क्यों, क्योंकि ये एंगल है किसके किसके बीच का, ए और बी के बीच का, ठीक है। के बीच का। अब क्या होगा देखो, इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, अगर आप देखोगे तो कितना, ये 10 रूट, ये देखो ये cos 60 वाले कितना होता है, ये एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 10 स्क्वायर ये cos 60 1/2 होता है, 2 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 क्या हो गया, तो 3 बार 10 स्क्वायर है तो ये 10 रूट 3 आ जाएगा, इतना न्यूटन आ गया रिजल्टेंट का वैल्यू, ये तो बिल्कुल। यस सर। अच्छा, अब रह गया यहाँ पर डायरेक्शन निकालना, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन, तो यहाँ सब डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकलेगा भैया, डायरेक्शन यानी आपको अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो आप 10 अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किए हैं कि अल्फा किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ अगर ये बोलता कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल या विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए या विथ
वेट अ मिनट, ये क्यों हो गया? ओ आ रहा है जी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। बीच में नेटवर्क कट गया था ना, लगता है स्क्रीन में नहीं आ रहा था तुम लोग का। बीच में लगता है स्क्रीन आउट हो गया था, नहीं? यस सर। कॉल आया था इसलिए ऐसा हो रहा था। चलो ठीक है, तो टेन अल्फा बराबर का फॉर्मूला क्या होता है? बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये ना मेन फॉर्मूला, जब अल्फा किसके साथ बनता है? ए के साथ। बहुत ही आसान है, पुट करिए। बी का वैल्यू 10 है, थीटा तो वही है, थीटा मतलब ए और बी के बीच का एंगल, साइन 60, 10 प्लस 10 कॉस 60, पुट किया जाए 10 इंटू √3/2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 10 प्लस 10 इंटू 1/2, 2 2 कट गया, 5 हो गया, यहाँ 5 बचा है ना, बचा ऊपर में कितना, ये 5√3 हो जाएगा, और 2 से कट के 5 हो जाएगा ना, और नीचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, पंक्तियां 15 काट दो, तो √3/3 आ गया, √3/3 यानी 1/√3 आ गया, क्या 1/√3 आ गया। तो मिला जुला के यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 10 अल्फा बराबर क्या आ गया, 1/√3 आ गया। अब आप बता सकते हैं 10 के किस वैल्यू, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे होंगे तो 10 के किस वैल्यू के लिए अल्फा का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, 10 के किस वैल्यू के लिए वैल्यू 1/√3 आता है, 10 का कौन सा एंगल के लिए, 1030, अरे 1030 कितना होता है, 1/√3 होता है ना, पढ़े आप लोग ये वैल्यू, यस सर। 1030 में ही ना होता है। तो अल्फा इक्वल क्या हो गया, 30 डिग्री। अरे देखो 10 अल्फा इक्वल टू 1/√3 आया, आंसर यहाँ नहीं हो गया, आपसे 10 अल्फा नहीं पूछता, आपसे अल्फा पूछता है, तो 10 अल्फा बराबर 1/3 आया, तो 1/√3 को 1030 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1030 की वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, अब ये 10 हटा दो, ये काटा एक्चुअली नहीं जाता, कंपेयर किया जाता, कंपेयर करने पर 10 तो अल्फा इक्वल कितना है, 30, ये हो गया आंसर। क्या था ना, सिंपल। चलिए लगे हाथ एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें जितना न्यूमेरिकल बनाइएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट फिर से हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल का, है ना। न्यूमेरिकल में आते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो अगला न्यूमेरिकल क्या है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग 2-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास 2 वेक्टर है, ठीक है। अच्छा एक और केस, जरा हम लोग कुछ कुछ अच्छा स्पेशल केस बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्पेशल केस में चलते हैं, ठीक है। एक मिनट। क्वेश्चन में कि 2 फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया हुआ 3:5। जब रेशियो दिया हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, 3x 5x मांग सकते हैं, है ना। लेट, चलो मान लेते हैं कि F1 एक फोर्स है जो कि 3x है। देखो जब रेशियो रहता है तो x मान के हम लोग सॉल्व करते हैं, और दूसरा फोर्स जो है क्योंकि 5 का रेशियो तो 5x मान सकते हैं। तो एक फोर्स का वैल्यू 3x हो गया, दूसरे का वैल्यू 5x हो गया। रिजल्टेंट मान लो दोनों का रिजल्ट R है, रिजल्टेंट दिया हुआ 28 न्यूटन। मतलब मिला जुला कहानी ये है कि हमारे पास 2 फोर्स है, ठीक है, हमारे पास 2 फोर्स है, ये R1 है, R1 बराबर क्या है, F1 प्लस F2। अगर वेक्टर देखा जाता है ऐसा है। अच्छा हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ही लगाएंगे, चलो मान लेते हैं F1 हमारा इधर है, चलो मान लेते हैं F2 हमारा इधर है, फिर से हम लोग वही करेंगे, पैरेललोग्राम लगाने से पहले इसको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, और ये हमारा रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट बीच से जा रहा है, इसको R मान लेते हैं, ये F2 है। फिर से कहानी वही है, आपको फॉर्मूला वही लगाना है, वी नो फ्रॉम कहां से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं,
कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए की जगह यहाँ पर क्या है, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर F2 टू plus f 2F1. कॉस Yes, कितना sir. होगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा, यहाँ दिया हुआ कितना Yes, sir. 60 दिया हुआ है, 60. cos 60 हो जाएगा। अच्छा, सिंपल सी बात है, f1 यानी 3x स्क्वायर, f2 यानी 5x स्क्वायर, क्या 2f1 इंटू f2 मतलब 3x इंटू 5x इंटू cos 60 वैल्यू कितना होता है 1/2, By 2. cos 60 1/2 ही ना होता है जी। Yes, sir. इसको सॉल्व किया जाए, 3x स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25x 25 square. प्लस ये 2 तो कैंसिल होगा, cos 60 वैल्यू ये कितना होगा Yes, sir. 15x. 15x स्क्वायर हो जाएगा, ये ना आएगा। Yes, sir. सबसे आप Yes, x sir. बाहर ले सकते हैं क्या, सबसे काम करते हैं, ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर बाहर तो बचे कितना 9 प्लस 25 प्लस 50. कितना हो जाएगा ये जोड़ो तो 7x होगा सर। 7x आ जाएगा, क्योंकि ये 49x स्क्वायर बचेगा, 49x स्क्वायर बचेगा, तो जब ये 49x स्क्वायर बचेगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा ये x 7x आ जाएगा सिंपल, 7x तो रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। एक्चुअली ये रूट हट जाएगा, ये एक्चुअली स्क्वायर नहीं देना था हमको, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा। तो वापस आते हैं हम लोग इस डायग्राम पर, इस डायग्राम को देखते हुए बात किया जाए तो हम लोग को क्या पता चल गया, हम लोग को r का वैल्यू पता चल गया 7x, क्या तो r बराबर निकाल चुके 7x, लेकिन r का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग पास दिया हुआ कितना है, देखो तो यहाँ 28 न्यूटन है ना, r 28 न्यूटन है, तो 28 बराबर क्या हो जाएगा 7x, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 4, और x4 निकल गया ना, जब x4 निकल गया तो देयरफॉर f1 कितना हो जाएगा, f1 चूंकि 3 इंटू एक्स था तो 3 इंटू 4 यानी 12 न्यूटन हो जाएगा, और f2 कितना मान के चले थे 5x माने थे, तो 5 इंटू 4 यानी 20. 20 न्यूटन हो जाएगा, अरे 5 इंटू 20 न्यूटन होगा ना जी। Yes, sir. ये गलती से आ गया, इसको हटाओ, 20 न्यूटन हो गया, निकल गया, यही दो चीज चाहिए था ना, अब तो कुछ नहीं चाहिए हमको, तो आंसर हो गया 12 और 20, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए अब देखिए कुछ कुछ हम लोग स्पेशल केस को डील करते हैं, फिर से हम लोग आते हैं और एक आध न्यूमेरिकल और चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट, हमको लगता है कि लगभग इधर तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा होगा आप लोगों का, क्या स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। चलिए पहला केस 1, केस 1 क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या केस कहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला जो tan अल्फा का था क्या था, b sin थीटा बाय a प्लस b cos था, यही फॉर्मूला था, ऊपर साइन ही है ना, तो थीटा अप्लाई करते हैं, चलो अप्लाई करो, r बराबर क्या आ जाएगा देखो तो, r बराबर आ जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो क्या हो गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अरे ये तो एक फॉर्मूला आ गया लगता है, नहीं ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी r बराबर क्या आ गया सिंपली a प्लस b, यानी यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, मान लो ये वेक्टर a है और यहीं पर एक वेक्टर b है, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, और उसमें यदि पैरेललोग्राम लॉ हम लगाते हैं तो रिजल्टेंट सिंपली a और b आ जाएगा, कितना आसान है। अगर r का वैल्यू 10 न्यूटन दे, जैसे पिछला क्वेश्चन जो था जिसमें कि a और b दोनों 10-10 न्यूटन था,
अगर दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए तो रिजल्टेंट क्या आएगा? सिंपली 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। है ना। अच्छा, एक और बात, ये आर का मैक्सिमम वैल्यू होता है। 0 डिग्री पर आर क्या देता है? अपना मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसी को बोलते हैं आर मैक्सिमम भी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसको मत, आर मैक्सिमम। किसी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या करना होगा? 0 करना होगा, ठीक है। सेकेंड केस, केस 2 क्या है? केस 2 पर आते हैं। केस 2 है जब थीटा इक्वल क्या हो जाए? 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया? अगर वेक्टर ए इधर काम कर रहा तो वेक्टर बी इधर काम करेगा, तब एंगल 180 डिग्री होगा जी। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा बताओ तो? बहुत आसान है, आर इक्वल टू फिर से लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस बार क्या आएगा? कॉस 180 ना हो जाएगा? यस सर। हाँ, इस बार 180 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा देखो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि cos 180 का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। क्योंकि cos 180 वैल्यू -1 होता है, माइनस यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? तब अंदर में आ जाए तो इसको क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और ऊपर से रूट भी है तो रूट तो गायब हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाता है ना, बचा यस कितना? ए माइनस माइनस। तो ये r का मिनिमम वैल्यू होता है, a माइनस। किसी वेक्टर का मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है? जब दोनों को माइनस करते हैं। अगली बार अगर देगा कि दो वेक्टर है, एक का वैल्यू मान लो 10 है, दूसरे का वैल्यू भी 10 है, और दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो बताइए तो रिजल्टेंट क्या होगा? दो वेक्टर 10-10 न्यूटन का और दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? सर वेक्टर ए में वेक्टर बी को घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो घटाओ ना, 10 में 10 घटाओ, कितना आंसर आएगा? सिंपली घट जाता है, 0। तुम लोग तो अभी भी नहीं समझे। अगर वेक्टर के बीच का एंगल 180 दिया हुआ है तो सिंपली घटा देते हैं रिजल्ट को, ठीक है। इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन है, इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन है। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो, आर मिनिमम का मॉड ए का मॉड, क्या कोई फर्क पड़ा इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। आपको हम पहले भी समझाए थे कि वेक्टर ए का मॉड लिखे या सिंपली ए लिखे, हम दोनों को सेम समझेंगे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, या यस सर। या इसको देखो, चूंकि इधर मॉड लगा हुआ है, देख लो यहाँ, चूंकि यहाँ मॉड लगा हुआ, आर मिनिमम का मॉड, तो आर मिनिमम का मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये घटाते समय हम लोग ध्यान देंगे, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे। इसका मतलब कि आर मिनिमम निकालने के लिए आपको मॉड ऑफ ए माइनस बी रखना होगा। इसको हम समझाएंगे, आर मिनिमम का मॉड निकालने के लिए। तो ये पहला रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट है। फ्रॉम वन एंड टू एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, ठीक है। अच्छा छोड़, उसका जरूरत ही नहीं, यहीं से न्यूमेरिकल बन जाएगा, देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगा उसमें बताएंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये हमेशा, जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए का वैल्यू 10 है और वेक्टर बी का वैल्यू मान लो 20 है। तो इसके अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार, जब ए में से बी घटाएंगे तो 10 माइनस 20, रिजल्ट कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा, -10, सॉरी -10 आ जाएगा, क्योंकि माइनस ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस कंडीशन में क्या करेंगे? ए माइनस बी करके मॉड लेंगे हमेशा,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब ए बड़ा हो, और ऐसे बी बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छा रिजल्ट है, बेहतरीन रिजल्ट है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे जैसे एक इससे एक और रिजल्ट निकल के आता है, इसको आप समझ सकते हैं हम लोग। रिजल्ट एक यहाँ से एक डिस्कशन करके क्वेश्चन थर्ड पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं कि रिजल्टेंट का जो मॉड है वो सबसे ज्यादा कितना आ सकता है, सबसे ज्यादा कितना आ सकता है, ए प्लस, अरे मैक्सिमम रेन आया जी, ए और बी का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आएगा, ए प्लस बी, यानी मैक्सिमम ये ए प्लस बी के बराबर हो सकता है या इससे कम। अभी देख ले हम लोग आर मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था, ए प्लस बी से बराबर या तो इससे कम होगा, और मिनिमम कितना होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। यानी ये मिनिमम हो सकता है कितना, ए माइनस बी, है ना। इनफैक्ट ए माइनस बी का मॉड इसको कहा जाए ज्यादा बेटर है, ए माइनस बी का इसका मॉड लिया जाएगा। तो ऐसे भी सर मॉड मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है ना? हाँ, मॉड में रिजल्टेंट आता है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, मतलब जो आर का जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी से कम होगा और ए माइनस बी से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे देखो तुरंत एक क्वेश्चन हम बनाएंगे तभी क्लियर होगा, ये कहने का मेरा मतलब क्या है। जैसे क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है कि द रिजल्टेंट ऑफ a equal to 3 and b equal to 4, a का वैल्यू 3 दिया हुआ, b का वैल्यू 4, कैन नेवर बी, क्या कभी नहीं हो सकता, पहला, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 8 चौथा, 6, इनमें से कौन ए और बी का रिजल्टेंट कभी नहीं आ सकता है। मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, आर होगा, आर जो आएगा ए और बी का रिजल्टेंट होगा। तो इनमें से कभी कौन रिजल्टेंट कभी नहीं आ सकता। तो हम जानते हैं कि आर का जो रिजल्टेंट है वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, ए प्लस बी से लेके कहां तक बीच में, ए ए माइनस माइनस बी के बीच में। तो ए प्लस बी कितना आएगा, ये रिजल्टेंट के लिए ए प्लस बी कितना आएगा, 7 7, और ए माइनस बी कितना आएगा, -1 -1. -1 नहीं, हमेशा मॉड लेते हैं, इसको 1 लेंगे, है ना, हमेशा मॉड सर लेते इसका 8 होगा। हैं, इसको हमेशा मॉड ही दिखा दिया करो, इसको मॉड ही लेंगे हमेशा, ठीक है। ये ज्यादा सही रिजल्ट है, इस रिजल्ट को थोड़ा चेंज कर लो, मॉड ही दिखाओ, मॉड ही लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं, इसको भी मॉड ही कर दो, है ना? इधर तो नहीं, उधर का जरूर कर दो, इधर मत करो, इधर का मीनिंग बदल जाएगा। इधर मॉड दो लेकिन इधर मत दो, इधर का मीनिंग बदल जाएगा फिर, है ना। इधर मॉड देते हैं, इधर मत दो, इधर का मीनिंग थोड़ा चेंज कर देगा ऐसे में। समझ में आया। तो इधर 7 होगा, इधर क्या होगा, 1 होगा, मतलब 7 से कम और 1 से ज्यादा। तो 7 से कम और 1 से ज्यादा ये भी है, ये भी है, ये भी है, 8 नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। सर ए में बी को घटाएंगे तो -1 ना होगा? नहीं नहीं, तो हम सब मॉड लेते हैं, अभी अभी आपको ऊपर में Mod. देखा, यहाँ पर एक चीज बताया ना, आर मिनिमम कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव, रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, मॉड में देंगे। अच्छा, 4th पॉइंट देख लो, थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा तो, 1 अगर थीटा 90 होगा तो देखो तो क्या होगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर इक्वल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 90, यही ना आएगा। आप बता सकते हैं cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो बताइए तो cos 1 90 का होगा वैल्यू क्या? 0 होता है, तो बचा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या
यस सर। अच्छा, ऐसे में टेन अल्फा क्या होगा जी? टेन अल्फा क्या होता है? बी साइन थीटा बाई ए बी कॉस थीटा। बताइए तो, बी साइन 45 आएगा। ए प्लस बी कॉस 90। बताइए क्या होगा? और टेन अल्फा बराबर कॉस 90 क्या 1 होता, सॉरी साइन 90 1 होता, कॉस 90 0 होता है, तो खत्म हो जाएगा पूरा। तो बचे कितना? सिर्फ बी बाई ए, है ना। और यही देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करता है। ये सिंपल सी बात है। देखिए ये दोनों फॉर्मूला कैसे ये जो हम पुराना फॉर्मूला जो पढ़े थे अभी तक, पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूफ करता है। देखिए हम क्या बोले कि यदि ए इधर है और बी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 है। ये है 90 डिग्री। तो दोनों का रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? चलो सोचते हैं, ये पैरेललोग्राम में कंप्लीट करो। तो रिजल्टेंट ये आर है ना, तो रिजल्टेंट निश्चित रूप से ए, इधर तो बी है एक तरह से, ये बी हो गया, ये क्या हो गया? ए हो गया। अगर हम पैरेललोग्राम है तो इसका वैल्यू बी होगा, आई एंगल 90 है, तो आर बराबर क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर रूट अंडर। नहीं होता कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया। तो देखो हम लोग का जो नया रिजल्ट है पुराना रिजल्ट से मैच किया कि नहीं? अच्छा, अगर मान लो ये अल्फा निकालना है, टेन अल्फा ट्रायंगल थ्योरम से, सिर्फ सिंपली ट्रायंगल से, तो चूंकि ये पैरेललोग्राम चूंकि ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो पी बाई बी, ये ना फॉर्मूला होता है जी, पी यानी बी, पी यानी बी और बेस मतलब ए, तो बी बाई ए। यानी हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव किए, देखो यही चीज होता है फिजिक्स में, कोई भी नया नियम जो आता है वो पुराना नियम को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नया नियम बनाते हैं तो वो पुराना नियम, तो ये जो नया नियम हम लोग बनाए थे, ये जो रिजल्ट निकाले थे, यहाँ जो हम रिजल्ट निकाले थे, ये सॉरी, ये जो रिजल्ट निकाले थे ये वाला ऊपर में, ये पैरेललोग्राम लॉ से, वो यहाँ भी काम कर रहा है और यहाँ भी काम कर रहा है। इसका मतलब कि हम लोग जो इक्वेशन डिराइव किए वो सही है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो बहुत ही पुराना नियम है उसको भी ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिला के इतना सारा केस है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तब तक आप लोग जरूर इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, जो बहुत सारा चीज इसमें बताया है।